आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग आर ओ 2023 जो 27 जुलाई 2025 को आयोजित हुई थी उसके पूरे जीएस के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 140 क्वेश्चन जीएस का है। जी हाँ, ऑफिशियल आंसर की है और जो विवादित है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे ताकि यूपीपीसीएस 2025 जो 12 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए फ़ायदेमंद हो। ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे पेपर हमने करा रखा है, उसका बाकायदे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, रिसेंट यूपीपीएससी एग्ज़ाम करके बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं। और यहीं से निश्चित रूप से आपको अगर पूरा सॉल्व कर लिए तो 8-10 क्वेश्चन का लाभ मिल जाएगा, जो कि आराम से आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है और हमेशा आती है। जैसा कि मैंने पहले भी दिखा चुका है कि कई प्रश्न हूबहू आपके आर ओ में ही आए हैं जो हमने और पेपर करा रखा है। ठीक है, कोशिश करेंगे सारे प्रश्नों पे हम लोग विस्तार से बात करते चलेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन तब भी आप लोगों का डिमांड है तो आर ओ को मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट से हुआ था? बेहद ही आसान करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, ड्रैगन से हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। इससे ये लोग गए थे आईएसएस पर। ठीक है, और वहाँ से जो है ये लोग वापस आए हैं फ्लोरिडा के तट पर। अगला जो करेंट अफेयर्स है, वर्ष 2004 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को किसकी खोज के लिए दिया गया है? ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर्स में हमने प्रूफ दिखाया था, माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, माइक्रो आरएनए। ठीक है, अब 25 वाले से अपडेट रहिएगा। ठीक है, 25 वाला अभी तो आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा शायद, तो 24 वाला तैयार करके रहिएगा। 25 वाला है तो 25 वाला भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है करंट का, ये 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किग्रा वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल? ठीक है, तो तीसरे का आंसर अमन सहरावत है, कोई इसमें दो राय फिलहाल नहीं है। ठीक है, पेरिस में ओलंपिक खेल आयोजन हुआ था और यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था, अमन सहरावत ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जीत भी बहुत महत्वपूर्ण थी, ऐतिहासिक रही भारत के लिए, क्योंकि अमन सहरावत ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कुश्ती खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी बनाया था। पहली बार 2025 में यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? तो वह है कबड्डी विश्व कप। जी हाँ, कबड्डी विश्व कप, विकल्प ए इसका सही है। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कबड्डी विश्व कप है और इसमें भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि टीमों ने भाग लिया था और पहली बार हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। अगला है, भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? जैसा कि नाम ही है डीप ओशन मिशन, जिसे समुद्रयान कह सकते हैं आप, समुद्रयान है, नाम से ही पता चल रहा है। बहुत ही आसान और हर जगह उपलब्ध होने वाला प्रश्न है, हम लोगों ने देखा था, करंट में हमने प्रूफ भी दिखाया था आपको। ठीक है, भारत का प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम है समुद्रयान, जिसका उद्देश्य मानवयुक्त सब मर्सिकल वाहन मत्स्य 6000 से समुद्र तल की 6000 मीटर की गहराइयों तक विस्तृत वैज्ञानिक मिशन है। ठीक है, खोज करना है समुद्र के अंदर। 3 वैज्ञानिक
जा सकते हैं इस वाहन से। ठीक है, टाइटेनियम की चतुर्थ पीढ़ी की जो है योजना है। ठीक है, और विस्तार में आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश या शहर में किया जाएगा? तो यहाँ पे सिटी का नाम है ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो है और ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा, कोई इसमें दो राय फिलहाल नहीं है। ठीक है, इससे पहले ग्लासगो में 2014 में आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ग्लासगो अब इसकी कहाँ के सिटी है? अरे भाई स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेल पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में सौंपी गई थी, बाद में यहाँ मेजबानी रद्द कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद ग्लासगो स्कॉटलैंड को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? ठीक है, तो यह आयोग ने गलत उत्तर दिया है, इन्होंने दिया है ताइवान। इसको अपडेट रहिएगा, डेनमार्क है। ठीक है, सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किया है डेनमार्क ने। यह विवादित क्वेश्चन रहा, इस पर आपत्ति भी प्रकट किए थे लोग, आपत्ति भी दिए थे। अब क्या संशोधन किया वो आयोग और ईश्वर दो के अलावा कोई तीसरा जानता ही नहीं, क्योंकि आंसर की देते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। अगस्त 2024 का है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है रिपीट हो जाए। ठीक है, तो डेनमार्क इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर सागर में यह फार्म उत्तर सागर में डेनिश पश्चिमी तट से तट से 25-40 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, 25-40 किलोमीटर, जिसकी क्षमता इसकी 407 मेगावाट की है। 45,000 लगभग 42,000 4,25,000 घरों में बिजली खपत की पूर्ति करने का प्रोग्राम है डेनमार्क सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्वारेजिया। ये सेम क्वेश्चन आया था आपके, एक मैंने प्रूफ दिया था, उसका नगर नियोजन या असिस्टेंट इंजीनियर, उसी में किसी में था एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? ठीक है, एक्वारेजिया को हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। सोने को घोला जाता अम्लराज में। ठीक है, अब अम्लराज में 3 भाग होता है, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है सांद्र नाइट्रोजन अम्ल। तो इसका यहाँ पे सूत्र दे दिया है, तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्वारेजिया को जानते हैं, एक्वारेजिया या अम्लराज को राजाओं का जल भी कहा जाता है। एक अच्छा प्रश्न है, राजाओं का जल, राजाओं का जल भैया, राजाओं का जल भी कहा जाता है। 3:1 में होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 भाग किसका होता है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन बोला था क्या मैंने? नहीं, नाइट्रिक अम्ल, और 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भैया।
3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल। यही दिया हुआ है पहले ऑप्शन में। चलिए आगे चलते हैं और इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म है? दुनिया जानती है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 घाते जो 9 देख रहे हैं वही है। ठीक है, नैनोमीटर होता है, बहुत बार आया है। अगर सेंटीमीटर में आ जाएगा तो ध्यान रखना, तब यहाँ पे 7 लग जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर रहेगा तो इसका भी ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर दे रहा है या सेंटीमीटर में पूछ रहा है। कोई इसमें तो डाउट है ही नहीं, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत, दीपक, माचिस, मोमबत्ती, ये सब क्या हैं? ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। क्या चंद्रमा की स्वयं की ऊर्जा कोई होती है? बिल्कुल नहीं होती है। चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है, 200% सत्य है। कार की हेडलाइट, कंफ्यूज हो गए बहुत से लोग, जल्दीबाजी में हड़बड़ी में एक आसान क्वेश्चन गलत कर गए। जिन्होंने गलत किया, जो नहीं गलत किया वो तो बहुत अच्छी बात है, तारीफ की बात है भाई, शाबाशी देना चाहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, साइड में जो दर्पण लगता है जिसमें आप साइड में देखते हो कोई पीछे गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है, चाहे आपके बाइक में हो, चाहे आपके कार में हो, चाहे ट्रक में हो, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। लेकिन हेडलाइट, सर्च लाइट की बात करें, जो आप हाथ में टार्च जलाते हैं, गांव घर में देखे होंगे टार्च रखते हैं लोग, तो उसे सर्च लाइट भी कहा जाता है इंग्लिश में। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और कार की हेडलाइट हो, चाहे बाइक की हेडलाइट हो या फिर ट्रक की हेडलाइट हो, वहाँ पे अवतल दर्पण, और साइड मिरर में उत्तल दर्पण, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 12वां है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है। इसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ग। ठीक है, एक पारसेक है, प्रकाश वर्ष नहीं, पारसेक, उसका 1 पारसेक इसका उत्तर होगा। ठीक है, 1 आर्क से देखने पर 1 आर्क सेकेंड का वार्षिक पैरालेक्स कोण उत्पन्न करे तो वह दूरी 1 पारसेक कही जाती है। ठीक है, चलिए, पारलेक्स सेकेंड का ही शॉर्ट नेम है पारसेक। ठीक है, किसका शॉर्ट नेम है, नाम जान लीजिए इसका। पारसेक का फुल फॉर्म क्या है? इसी का शॉर्ट नेम है पारसेक भैया, इसी का शॉर्ट नेम है पारसेक। ठीक है, खगोलीय दूरी मापन की इकाई है पारसेक, पढ़ा होगा साइंस में आपने। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित युग्मों में वसा तेल में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो भैया, सरसों का तेल स्नेहक नहीं है। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट की बात हो रही, लुब्रिकेंट की बात हो रही है। ठीक है, लुब्रिकेंट की बात हो रही है, स्नेहक माने होता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का प्रयोग भारी मशीनों वगैरह में किया जाता है। सरसों का तेल लुब्रिकेंट के रूप में कभी नहीं यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लुब्रिकेंट माने होता है हिंदी में स्नेहक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड बंदरगाह है? प्रूफ मैंने दिखाया था, लुसेंट में एक क्वेश्चन था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो विशाखापट्टनम मैंने दिखाया था। ठीक है, विशाखापट्टनम एक लैंड लॉक्ड क्या है? बंदरगाह
का है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। जो ध्यान से पढ़ा होगा वही जानता होगा। ध्यान रखिएगा, यही है विशाखापट्टनम, कोई दो राय नहीं इसमें। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखो भैया, टोटल में पूछ लिया जाएगा पूरे भारत में तो हो जाएगा दिल्ली। ध्यान रखना, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे आगे है। जनगणना का पीडीएफ है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें सब दिया है हमने, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, ये सब जो है इन सब का देख रहे हो ना, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, इन सब का घनत्व तो बहुत अधिक है। राज्यों से फिलहाल ज़्यादा ही है, सबसे ज़्यादा तो दिल्ली का है, 11,000 करके कुछ है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुडुचेरी, एकदम क्लियर सही बात है। पुडुचेरी, चंडीगढ़, ये सब आसपास है, लक्षद्वीप वगैरह। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? बुंदेलखंड है, इसमें कोई दो राय है क्या? सूखा वगैरह वहीं पे अक्सर पड़ता रहता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो बुंदेलखंड, अच्छा देखो यहाँ पे पश्चिमी मैदानी क्षेत्र भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आयोग ने तो बुंदेलखंड माना है, लेकिन ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र भी इसका हो सकता है, तो इस पर भी लोगों ने आपत्ति प्रकट की है। बुंदेलखंड भी बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ओवरऑल कहेंगे तो डी हो सकता है। फिलहाल जो है बुंदेलखंड क्षेत्र गलत नहीं होगा। पानी की कमी होती है यहाँ पे और खेती प्रभावित होता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड आयोग का आंसर है। PRANA पोर्टल का उपयोग क्या है? नहीं कुछ आ रहा है, मैंने बोला है जो सबसे लंबा ऑप्शन रहा करे मार के निकल लिया करो, ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो, रिस्क लेने का अगर हिम्मत है। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, सबसे लंबा देखो या सबसे छोटा यूनिक देखो, लगाओ विकल्प, जय माता रानी की बोल के निकल लो आगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी इसका कार्य है। ठीक है, वन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस ऐप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 132 गैर प्राप्त शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारों की निगरानी करना है। ठीक है, NCAP मतलब होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। जली चक्र को नियंत्रित कौन करता है? अरे भाई, इसमें भी कोई डाउट है? वन करता है, वन वर्षा का कारण होता है, कई बार पढ़ा होगा, ये प्रश्न रिपीटेड है, इसमें क्या ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, कोई डाउट नहीं है। जली चक्र को कौन नियंत्रित करता है? वन। ठीक है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वातावरण को संतुलित करते हैं। बारिश के चक्र, तापमान नियंत्रण, मिट्टी का संरक्षण, जलवाष्प नियंत्रण आदि में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए कहते हैं वन कटाई रोको, जीवन बचाओ, जल है तो जीवन है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? ठीक है, अब बाबा ये मान लिए हैं उत्तर प्रदेश। कहाँ से मान लिए, कैसे मान लिए, कौन सी किताब पढ़े थे, भगवान ही जाने, लेकिन ये है भैया 1106 के साथ उत्तर प्रदेश, अरे सॉरी, बिहार नंबर 1 पर, तो इसका उत्तर होगा बिहार। ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न आएगा, बिहार मारिएगा, इनके उत्तर को मत मारिएगा, गलत है। ठीक है, बिहार है, फिर जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के पास तब उत्तर प्रदेश का नंबर आ रहा है। ऊर्जा का 10% नियम हूबहू रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके पर्यावरण की किताब में मिल जाएगा, बस ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो गलत करके आओगे आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, लिंडेमैन ने दिया है विकल्प ए, बिल्कुल सही है, लिंडेमैन ने
ऊर्जा के 10% का नियम दिया है। इसके अनुसार क्या होता है, ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होता है, बाकी 90% ऊर्जा जैविक कार्यों, श्वसन और ऊष्मा में खर्च हो जाती है। ठीक है, हर स्तर पर केवल 10% ऊर्जा अगली कड़ी यानी अगले स्तर तक जाता है। बहुत स्पष्ट रूप से आपके घटना चक्र किताब में दिया हुआ है। अब आता है बारी वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। यूरी थर्मल वह पौधा है जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं। ठीक है, यूरी थर्मल। आगे बढ़ते हैं। यूरी थर्मल वे पौधे होते हैं जो तापमान की बड़ी रेंज में भी आसानी से जीवित रह जाते हैं, जैसे शैवाल, खरपतवार, ये सब चीज़ें। उसमें मानव चूहा भी आता है ना, जो ठंडे से गर्म क्षेत्रों तक जीवित रह सकते हैं। उसी तरह से ये भी यूरीथर्मल भी है। और जो विकल्प बी देख रहे हैं, स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल जीव केवल एक निश्चित तापमान पर जीवित रहते हैं, केवल एक निश्चित तापमान पर। अब सब्र रखिएगा भाई, आप लोगों ने कहा एक्सप्लेन कर करके पढ़ाइएगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। केवल एक निश्चित तापमान सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद ही आसान, बार बार पूछा जाने वाला। प्रूफ मैंने दिखाया है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सब तो रटा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय है क्या? हैं, इनका तो ईयर आपके दिमाग में नहीं, डेट याद है तो आपका ईयर तो याद ही रहना चाहिए। 1942 एकदम लिख लो खटाक से। कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, कोई दो राय है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और क्या बचा? माउंटबेटन योजना 1947। अब समस्या आ गया कि भैया 42 ये भी, 42 ये भी। अरे तो भैया इनका डेट भी बड़ा आराम से तैयार कर सकते हो। ठीक है, मान लो क्रिप्स मिशन का नहीं याद आ रहा है तो भारत छोड़ो आंदोलन का याद होगा। 8 अगस्त को चला था जी, 8 अगस्त। और कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? दिमाग लगाओ, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया। तो जाहिर सी बात है क्रिप्स मिशन पहले आया है ना पागल, मार्च में ही आ गया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब लगा लो आराम से। तो कौन हो गया पहले? दूसरा हो गया, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा हो गया क्रिप्स मिशन मार्च 1942। तीसरा हो गया भैया भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया, फिर आया लास्ट में माउंटबेटन योजना 3 जून को। जून भी याद कर लो, बहुत है, जून 1947 को आया माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है 23 नंबर। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कोई दो राय है? कोई कठिन प्रश्न है? बिल्कुल कठिन नहीं है। तो दूसरा क्यों गलत है भैया? क्योंकि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन भारतीय थी। ओवरऑल देखा जाएगा तो एनी बेसेंट नहीं है इनसे पहले। एनी बेसेंट को भूल गए क्या? एनी बेसेंट है ना पहले, इसलिए दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही हो गया। 1887 के मद्रास अधिवेशन में पहली बार बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इतिहास में पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने गए। एनी बेसेंट 1917 में ही बन गई थी, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलो एक आसान प्रश्न था।
आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। अरे आजीवक संप्रदाय के लोग ही नहीं, हर संप्रदाय के लोग लगभग वनों में ही रहते थे। उस समय कहाँ गुफा उफा इन लोगों के लिए था। गुफाओं उफाओं का विकास तो धीरे धीरे चालू हुआ है ना। हिंदू धर्म के लोग भी जो है आश्रम पद्धति है उसके अनुसार लास्ट में जो भक्ति वगैरह में एकदम आ जाएं। एक 75 साल के बाद का जो उम्र निर्धारित किया गया था वो जो है वनों के लिए ही किया गया था कि वन में जाइए, सांसारिक मोह माया त्यागिए, पूजा अर्चना कीजिए, माला वाला जपिए, वहीं पड़े रहिए, है ना। तो लगभग सभी संप्रदाय के लोग शुरुआत में वनों में ही रहा करते थे। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपको पता होगा कि आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों की गुफा में रहने के लिए निवास भी बनाया था, है ना। याद आ रहा है कि नहीं? अशोक, उसका पौत्र दशरथ, इनके लिए भाई गुफा उफा बनवाए थे कि जाइए आराम से रहिए आराम से। तो मान तो था ही, कोई दो राय नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे आप लोग इसको, लेकिन देख लेना भाई, हूबहू अगर आ जाए। आसान आसान सब क्वेश्चन आते हैं। 5, 2, 1 सिक्के 3, 4, 5 के अनुपात में है। सिक्कों का कुल मूल्य 2100 है। थैले में 5 रुपये कितने सिक्के हैं? फटाफट लगाइए और यहाँ से हल करिए। इस तरह का सेम आ जाए तो 76 हो गया उत्तर। सीसेट के नज़रिए से आप लोग देख लीजिएगा इसको। पेपर की बात है, आप आ जाइए वहाँ पे, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखो वहाँ पे कुछ टेलीग्राम पे डांस वगैरह हम नहीं करवाते हैं, फालतू का रील भेजें, डांस कराएं, मनोरंजन कराएं, नहीं। काम काम की चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वही मैं सेंड करता हूँ। कुछ लोग उसी में मेढक की तरह कूदते उठते बैठते रहते हैं, तो कूदने वाले तो ज़िंदगी भर कूदते रह जाते हैं। वहाँ मनोरंजन नहीं होता है। लोगों की तरह सिर्फ प्रचार करूँ दिन भर, ये बैच ले लो, किताब ले लो, ये PDF ले लो, कर लो, तब आप लोग खुश रहोगे। ऐसे लोगों पे ग्रुप में देखता हूँ संख्या भी खूब बढ़ती है। जितना फर्जी काम होता है ना, फर्जी जितना काम हो कर पाओ जीवन में, उतना ही तुम सफल आदमी हो। आज कलयुग में यही है। दिन भर प्रचार करो, ये सब चीज़ों करो तो लोग खुश रहते हैं, और अच्छी चीज़ें भेजो तो हजम नहीं होती, भाग जाते हैं ग्रुप छोड़ के। चलिए खैर, भागिए, रहिए, आपकी मर्जी। इंटेल कोर i9 एक प्रकार किसका है? तो इसका आंसर है प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर का प्रश्न है, ठीक है, प्रोसेसर है, और इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, बस जानना है कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। ठीक है, इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कितने बिट्स का होता है? ठीक है, यही प्रश्न है। तो इसका आंसर है 48। ठीक है, एकदम सही है, 48 होता है। ठीक है, 8 बिट्स होता है। आपको पता है एक बाइट में कितना होता है? एक बाइट में 8 बिट्स होता है। ठीक है, छः हेक्सा डेसिमल ब्लॉक्स में लिखा जाता है, तो 6 × 8 हो गया, बराबर हो गया 48 बिट्स। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेर सेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? ये है आपका क्वेश्चन। इसका उत्तर है राजा राम प्रथम। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है, राजा राम प्रथम था जिन्होंने चोल साम्राज्य को खूब मजबूत बनाया, सुदृढ़ बनाया, और श्रीलंका पांड्य चेरों पर लड़ाई किया, सैन्य अभियान चलाया, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये राजा राम प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम ने भी चलाया था, लेकिन शुरुआत की बात करें तो राजा राम प्रथम थे। राजेंद्र चोल ने तो पूरा सिंघम में कब्जा कर लिया था श्रीलंका को। अकबर महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध है। अब इसमें कोई
चर्चा करने की बात है, रटे रटाया होना चाहिए 1576, कोई डाउट नहीं है। इन सब प्रश्नों पे क्या डिस्कशन करना है। डेट की बात हो जाएगी, कभी डेट पूछ लिया तो 18 जून 1576 एकदम कन्फर्म वाला डेट पूछेगा तो 18 जून 1576 याद रखना है। ठीक है। अकबर के सेनापति मान सिंह थे, उधर महाराणा प्रताप थे, दोनों के बीच में ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कोई निर्णय नहीं हो पाया था, निर्णायक युद्ध नहीं हो गया था। ठीक है, बीच में ही अटक गया था। महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं इनके सामने। ठीक है, और यह युद्ध भारतीय इतिहास में असामान्य युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। ये भी हमने प्रूफ दिया था अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ से? घटनाचक्र पूर्वावलोकन से। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये सब रिपीटेड प्रश्न है, इसमें ज़्यादातर रिपीटेड प्रश्न है भाई। प्रूफ भी मैंने बोला है। ठीक है, प्रूफ दे रहा हूँ, 140 दे चुका हूँ और फिर अभी दे दूंगा पूरा 1-2 दिन में। अगला प्रश्न है, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि सातवाहन राजवंशों ने, कि शासकों ने अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अमरावती है। ठीक है, उस समय था प्राचीन काल में। अभी अमरावती कहाँ चला गया है? आंध्र प्रदेश में ही है, बिल्कुल है। ठीक है, अमरावती राजधानी भी बन चुका है आंध्र प्रदेश का, और जो हैदराबाद था वो तेलंगाना की राजधानी हो गया, आप सभी को पता ही है, अपडेट रहिए। तो उस वक्त आंध्र प्रदेश के अमरावती के कृष्णा नदी पर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप। अब अमरावती स्तूप कहाँ था, किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी। ठीक है, राज्य आंध्र प्रदेश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला कंप्यूटर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थ होता है। ठीक है, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साइंस से। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। पहला है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। कारण है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो शीघ्र ही मांड यानी स्टार्च में बदल जाती है। इसका आंसर बताना है आपको, और इसका आंसर है दोनों सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, यानी व्याख्या करते हैं। ठीक है, कोई दो राय इसमें नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले ग्लूकोज पौधों में जमा होकर जल्दी ही स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक स्रोत अम्ल। सूची दिया हुआ है, दो सुमेलित करना है। ठीक है, जो कि आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। सिरका में क्या होता है जी? एसिटिक अम्ल। एक भी उत्तर मिला, पहले ही उत्तर से सही हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में समय मत बर्बाद करो।
कि एक एक जो है ऑप्शन मिला रहे हैं आप, तब जा कर के अच्छा 1 3 4 2 1 ऐसे गिन रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। एक ही है, 3 तो किसी में है ही नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। विद्वान बाद में बनना, पहले टिक करो, निकलो, समय बचाओ, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, दूध दही जो भी दिया है लैक्टिक अम्ल होता है, बिच्छू बूटी डंक में मेथेनाइक अम्ल होता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है बिना मिट्टी में पौधा उगाना। ठीक है, कोई बात है इसमें? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधा उगाना। देखने में डरे होंगे, लेकिन ये आसान प्रश्न है। ठीक है, एक हाइड्रोपोनिक्स एक आधुनिक खेती की पद्धति है जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के पोषक तत्वों से युक्त जल के माध्यम से उगाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या के संदर्भ में, जो कि हमने बताया था आपको, बहुत अच्छे से प्रूफ भी दिखाया था, जनगणना किताब से दिखाया था मैंने। इसमें आंसर तो है केवल एक। ठीक है, यानी ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। विश्व के अगर 10 सर्वाधिक देश के बारे में पता है तो उसमें एक ब्राजील भी है, और कोई दक्षिण अमेरिकी देश का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ब्राजील ऊपर ही मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ब्राजील सर्वाधिक है, तो पहला सही है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि वाला स्थान रखता है, एकदम गलत है। ठीक है, एशिया है ही नहीं। कौन है? अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका है। अफ्रीका का है 2.4%, एशिया का 0.9% है। तो कहाँ से हो जाएगा? अब अगला स्टेटमेंट है अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। महाद्वीप की बात हो रही है। नहीं भाई, हमने तो पढ़ा है एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे सघन बसा देश है, जहाँ पे 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व पाया जाता है। वहीं अफ्रीका की बात करोगे तो 45 व्यक्ति। कितना अंतर है? तिगुना का अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? इसका भी प्रूफ मैंने ऊपर ही दिखाया था। वास जल संधि, वास जल संधि है, बढ़िया से दिखाया था, घटना चक्र से आया था, वहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तस्मानिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में तस्मानिया स्थित है। 240 किलोमीटर चौड़ी वास जल संधि है। वास जल संधि 240 किलोमीटर है, यहीं से अलग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बगानी फसल देश का नाम दिया है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यही बात आपको बताना है। ठीक है, तो भैया रबड़ मलेशिया, कोई डाउट नहीं, सही है। यहाँ पे प्रथम फर्स्ट शीर्ष की बात ही नहीं हो रही है। कोकोआ नाइजीरिया, ठीक है। चाय श्रीलंका, फर्स्ट या शीर्ष की बात नहीं हो रही है, बस उस देश में पाया जाता है कि नहीं, ऐसा है। लेकिन उज्बेकिस्तान में कहवा काफ़ी हजम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अनुकूल यहाँ का पर्यावरण ही नहीं है उज्बेकिस्तान का। ठीक है, और रही बात है कोकोआ का, तो कोकोआ का बड़ा उत्पादक नाइजीरिया है। ठीक है, चाय का श्रीलंका है ही, वो बात अलग है, चीन शीर्ष है। ठीक है, चीन, केन्या, श्रीलंका, भारत, ये सब हैं। रबड़ की बात है, ठीक है, आपके दिमाग में थाईलैंड है शीर्ष, लेकिन थाईलैंड के अलावा मलेशिया में भी पाया जाता है। ठीक है, 42 नंबर में है निम्नलिखित में किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है इंजीनियरिंग के सामान। ठीक है, इंजीनियरिंग के सामान
नंबर 1 पर है। अभी नए वाले से अपडेट रहिएगा, उसमें क्या है, इंजीनियरिंग का सामान ही है या कुछ बदला है। अब ये रीजनिंग का है, 2036 का कैलेंडर वही होगा जो 2008 का होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो ये भी रीजनिंग का है। तपेदिक फेफड़ा से संबंधित है, टाइफाइड आंत में होता है, जाहिर सी बात है। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग आंत होता है, तपेदिक से प्रभावित होने वाला फेफड़ा होता है। तो उसी तरह है एक आसान। तो इन सब का आंसर आप देख लेना, हूबहू कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको देख लेना। अब इस पर डिस्कशन क्या, अब हम सॉल्व थोड़ी कराने लगेंगे, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, 49 नंबर पे इतिहास का प्रश्न है और ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है लेकिन आसान है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। इक्ता प्रणाली को लाया कौन था? इल्तुतमिश पहले दिमाग में अगर आ जाता तो इक्ता जो है क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा होता है या भू राजस्व होता है? भूमि का, अरे भाई भूमि के टुकड़े से ही भू राजस्व आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सल्तनत काल में दे दिया जाता था कि जाओ तुम इस पर शासन करो और यहाँ से जो है भू राजस्व वसूलो। इक्तादार इसका एक अधिकारी होता था, वही इस क्षेत्र से कर वसूलता था, ठीक है। तो इक्ता एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत काल में राजस्व वसूली के लिए दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था, ठीक है। इल्तुतमिश ने शुरू किया था इक्ता प्रणाली को, पता ही होगा, ठीक है। अब बात आती है महरौसा। यहाँ पे 3 है इसलिए तुक्का भी नहीं लगा सकते जब तक सही से पता ना हो। महरौसा तो खालिसा को तो जान सकते हो, खालिसा तो बेहद आसान है, राज प्रशासन के अधीन भूमि होती थी। पढ़ेंगे ध्यान से तब होगा ना। यह जो भूमि होती थी राज्य प्रशासन के अधीन, लिख ही रहा है राज्य प्रशासन के अधीन, यानी शासक के डायरेक्ट अधीन रहता था ये, ठीक है। सुल्तान, शासक, राजा जो भी था उसके अधीन होती थी। यहाँ से आने वाला जो राजस्व या भूमि कर होता था ये शाही खजाने में जमा होता था, खालिसा भूमि। सिख, सिख के बारे में पढ़ा होगा तो ये है भाग या हिस्सा, ठीक है, ये हो गया। महरौसा, इसे महलसा भी बोलते हैं, इसे महलसा भी बोल देते हैं, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो सकता है। ये है भैया महलसा। महलसा शब्द किससे बना है? महल से बना है, ठीक है। महल जो सामान्यतः उस क्षेत्र को कहते थे जो सुरक्षा या कर उद्देश्यों से चिन्हित हो, यह एक संरक्षित क्षेत्र होता था या नगर होता था, ठीक है। अगला प्रश्न है लाहौर संधि 1886, इसका भी प्रूफ मैंने दिखा रखा है, ठीक है। इसका आंसर है केवल 1 और 3। महाराजा ने लाहौर की संधि 1886 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही कौन सा है? महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। अंग्रेजी सेना सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अंग्रेज उस समय तक इतने मनबड़ंत हो गए थे, इतने मन बढ़ गया था इनका कि राजा जो है झुकने लगे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिख सेना के क्षेत्र से जो है अंग्रेजी सेना नहीं गुजर सकती थी? तो पहले नज़र में काट देते। अगर एक काट देते तो तुम्हारा 2 ऑप्शन ऐसे खटाखट कट जाता है, 3 है ही नहीं, तब भी आप आराम से यहाँ पे उत्तर का चयन कर सकते थे, ठीक है। अंग्रेजों और महाराजा के बीच में जो संधि हुई थी 1886 में, उसके तहत यही हुआ था कि सतलज नदी के पार सभी क्षेत्रों पर सिख साम्राज्य अपना दावा छोड़ देगा और अंग्रेजों को सौंप देगा। और संधि का दूसरा जो शर्त था वह था सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के दुर्गों और क्षेत्रों को अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया था, ठीक है। तो आराम से ये कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इससे आसान क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाना है। 25 बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगस्त प्रस्ताव कुछ नहीं तो 1940 अगर ध्यान होगा तो 1940 ध्यान रख लो, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 यहीं लिख लो खट्ट से,
शिमला सम्मेलन 1945 और कैबिनेट मिशन 1946, अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है, देख लो अब यहीं से मिला करके, है ना। तो आराम से पहला ऑप्शन अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले, क्रिप्स मिशन, शिमला, कैबिनेट। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्यों के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 16(2) होगा। ठीक है, अनुच्छेद 16(2) में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 15 भी समानता से जुड़ा है, लेकिन वह सामान्य सामाजिक भेदभाव के आधार पर है। 16 में विशेष रूप से सरकारी सेवाओं में अवसर की बात कहा गया है, केवल 16 में विशेष रूप से सरकारी सेवाओं में अवसर की बात कहा है। तो ओवरऑल 16(2) होगा इसका आंसर। 53 नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान? रिपीटेड प्रश्न है, भाग 15 में है, कोई दो राय इसमें नहीं है और न ही इस पर कोई चर्चा करने लायक है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर की बात करें, जी.वी. मावलंकर थे, इसमें कोई डाउट है क्या? 50 बार पढ़े हो, रिपीटेड प्रश्न है ये सब जी, इसमें समय बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, प्रथम स्पीकर थे और इनको फादर ऑफ इंडियन संसद भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है 55 नंबर, ये भी आसान है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 23-24 में गलत है। ठीक है, क्योंकि कहाँ है? 25 से 28 में है, बेहद ही आसान है ना। समता का अधिकार 14 से 18, संस्कृत और शिक्षा संबंधी 29-30, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, बेहद ही आसान प्रश्न है। और आया हुआ है, ये है भैया रीजनिंग का दोनों प्रश्न, तो इसको देख लीजिएगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया? डिंग लिरेन एवं डी गुकेश के मध्य खेला गया था, कोई दो राय नहीं। इसका प्रूफ भी दिखाया था करंट अफेयर से। अगला रीजनिंग का प्रश्न है, इसको देखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में किसको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 मिला? ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसमें एक नाम दिख रहा है आपको, डी गुकेश। ठीक है, इनको दिया गया था। और इसके अलावा किसको किसको दिया गया था? वर्तिका अग्रवाल की बात करें तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन। ठीक है, सुखजीत सिंह की बात करें तो यहाँ पर जो है ध्यानचंद पुरस्कार भिन्न श्रेणियों में मिली थी, रत्न नहीं मिला था। ध्यानचंद पुरस्कार तो मिला था, ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, लेकिन रत्न नहीं मिला था। ठीक है, भिन्न श्रेणी में मिला था। अनु रानी को अर्जुन पुरस्कार, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था? तो ये व्यक्तियों की संख्या थी 7। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ दिखाया था, 7 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। नाम करंट अफेयर्स में पढ़िएगा अच्छे से। 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? पेंटियम चिप की भूमिका थी इनकी। ठीक है, पेंटियम चिप, इसके तहत उनको मिला था पुरस्कार। ठीक है, भारतीय अमेरिकी अभियंता इंजीनियर थे। ठीक है,
फादर ऑफ पेटीएम भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ पेंटियम, पेटीएम नहीं पेंटियम। किसको कहा जाता है? विनोद धाम को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? तो वह पहल है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ, ठीक है। काप 26 के दौरान, काप 26 के दौरान संकल्प दिया गया था, ठीक है। वहीं पर मिशन लाइफ को भारत ने अपनी अपडेट एनडीएस का हिस्सा बनाया था। अगला है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। किसके बाद? रूस, अमेरिका, चीन के बाद। अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देश बना। लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ? बेहद ही आसान, 7 चरण में हुआ, ठीक है। 7 चरण में एकदम रट डालिए ध्यान से, साफ साफ लिखा रहता है। जब भी लोकसभा चुनाव होता है, चाहे अभी को हुआ हो चाहे अगला, शुरुआत में ही लिखा रहता है। और अगर बाय द डेट पूछ दिया तो 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में चुनाव हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र है? दिल्ली नहीं है, कानपुर नहीं है, बेंगलुरु, फाल्टा सेज है। 67 प्रूफ दिखाया था, आया हुआ है, घटना चक्र में दिया हुआ है, ठीक है। 7 जो है आरंभिक जोन थे, सेज, कांडला, फाल्टा, नोएडा, सांता क्रूज, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। और ये फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी अभियान कब स्टार्ट किया गया? ये आपका क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी करंट अफेयर्स में स्पष्ट रूप से दिया गया था। 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी अभियान, 2 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के हिसाब से ध्यान रखिए, और 2024। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र अवस्थित राज्य, बेहद ही आसान, और इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को आंख बंद करके निकल लेते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, अरे बड़ा आसान प्रश्न आ गया, काश ऐसे और आ गया होता। मानस कहाँ है? असम में है, 25 बार पूछा गया है, ठीक है। अब 4-4 वाला 2 ऑप्शन मिल गया, चलो कोई और मिला। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है, मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो 3 मिल गया, है ना। अगस्तमलाई कहाँ है? केरल में है क्या? लो, नोकरेक मेघालय, निकल लिए मार के। निम्नलिखित युग्मों में राज्य और कोयला क्षेत्र का नाम दिया है, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? यही है, कंफ्यूजन हो गया, सिंगरेनी सिंगरौली के चक्कर में कंफ्यूजन की स्थिति आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र तो वर्धा घाटी सही है, छत्तीसगढ़ कोरबा, उड़ीसा तलचर, ये 2 तो बेहद आसान था। महाराष्ट्र वर्धा अगर सुने होंगे तो ये भी आसान होगा। मध्य प्रदेश में सिंगरेनी वाला विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है। सिंगरेनी कहाँ है भाई? फिर बात आएगी तो यह है तेलंगाना में, तेलंगाना में सिंगरेनी है, ठीक है। अब एक नाम होता है सिंगरौली, तो सिंगरौली जो क्षेत्र है, सिंगरौली भैया मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। कुछ भाग मध्य प्रदेश में, एमपी में, और कुछ जो है यूपी में, ठीक है, ध्यान रखना इसका। सिंगरौली यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय, विशाखापट्टनम प्राकृतिक। तो सबसे गहरा तो हमने पढ़ा है विशाखापट्टनम, कई बार पढ़ा है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है भैया? विशाखापट्टनम, बार बार पढ़ा है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न था। चेन्नई बिल्कुल कृत्रिम पोताश्रय है, और बता दे रहा हूं कि कृत्रिम पोताश्रय में सबसे बड़ा भी है, ठीक है। तूतीकोरन जो है मछली,
पोताश्रय के रूप में माना जाता है और कंटेनर के रूप में भी प्रसिद्ध है और मत्स्य के मामले में भी प्रसिद्ध है तूतीकोरन। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह तो पता ही है आपको, हुगली नदी। अगला प्रश्न क्या है भाई, उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 45.9 है और ये हर जगह मौजूद है। कई जगह हमने आपको प्रूफ दिखाया है। ठीक है, नीति आयोग का रिपोर्ट है उसके अनुसार। ठीक है, और ओवरऑल 7वें स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश इस मामले में, है ना। नंबर 1 पे कौन था, बात आएगी तो उड़ीसा हो जाएगा। भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का ग्रेड, ओवरऑल बहुत पहले से ही उत्तर प्रदेश बना हुआ है खाद्यान्न के मामले में, सर्वाधिक उत्पादन के मामले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगभग 660 लाख टन कुल खाद्यान्न मतलब जैसे गेहूं, धान, मोटा अनाज, दाल वगैरह सब लेकर के शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? इसका भैया उत्तर है 2007। कितना है? 2007। विकल्प डी 21 अगस्त 2007। ठीक। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना, ये कई बार पूछा गया है। 18 जून 2001 डेट इसका एकदम रट डालिए, और मैंने प्रूफ भी दिखाया था, और पीछे जो पेपर सॉल्व कराए हैं वहीं पर जो है हूबहू ये प्रश्न था, आया हुआ वही प्रश्न फिर से पूछ दिया गया था। ठीक है, इसके तहत किसान मित्र योजना के तहत किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीक, ऋण सहायता आदि पहुंचाने की प्रोग्राम सरकार का था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में नकदी फसल की बात हो रही है, तो इसमें दो ही नकदी फसल दिखाई दे रहे हैं, एक ठो गन्ना और एक कपास। तो कपास के मामले में जानते ही हो कि महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश का है ही नहीं। तो गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ चले जाओ जल्दी से, तो बचेगा गन्ना। गन्ना में मामले में उत्तर प्रदेश का में महत्वपूर्ण योगदान है, कोई दो राय नहीं है, और एक आसान सवाल है। ठीक है, नए वाले में अपडेट रहिएगा कि कितना मिलियन उत्पादन रहा 2023-24 में, तो 222 रहा, 222 मिलियन टन। ठीक है, अब जो है 24-25 का देख लीजिएगा। और परसेंटेज की बात करें तो कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग 45% का योगदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प, या अगर केवल कल्प भी कह देगा कि उत्तर प्रदेश का जो प्रोग्राम है ऑपरेशन कल्प योजना किससे संबंधित है, तो नो डाउट प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार से संबंधित है। ठीक है, पहले भी पूछा गया है, और अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुआ था ये, अप्रैल 2018 में। ठीक है, इसको सही कर लेना, अप्रैल 2018 में, डेट भी ध्यान रखना। आगे रीजनिंग है 2, 6, 80, 24, 3, 120, 26, खाली स्थान पे 9 आएगा, सॉल्व कर लेना। पेपर बार बार बोला हूँ, टेलीग्राम पे आ जाना, दे देंगे। 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर उच्चतम है। आपको पता होना चाहिए केरल नंबर 1 पर है। केरल के बाद भैया कौन सा ऐसा राज्य है, अगर बात करोगे तो वो राज्य लक्षद्वीप ही दिखाई देगा। ठीक है, लक्षद्वीप, कोई डाउट ही नहीं है, लक्षद्वीप है 100%।
लक्षद्वीप का साक्षरता दर 92.3%, सॉरी 99 लिख गया, 92.3। ठीक है। निम्नलिखित किसका नाम एला माला, एला, एला मतलब इलायची, हालांकि ये एला तमिल नाम है, एक तमिल शब्द है, एक तमिल शब्द है एला। हम लोगों ने तत्सम तद्भव पढ़ा होगा तो एला इस प्रकार से मिलता है, एला इलायची। क्या है ये सब? क्रमशः तद्भव तत्सम तत्सम तद्भव शब्द है। इलायची का तत्सम एला होता है। यहाँ पे इस प्रकार से ए लिख दिया है, ये तमिल शब्द है, तमिला नहीं तमिल शब्द। ठीक है। तो कार्डामम पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न आ गया, थोड़ा सा नए तरीके का एला माला पूछ लिया इस बार, इसी में हम गड़बड़ हो गए। ठीक है। तो आज के बाद जान लीजिएगा कि कार्डामम को एला माला या इलायची पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 81, निम्नलिखित युग्मों, जिसमें वृक्ष दिया है, क्षेत्र दिया है, इसमें से एक सुमेलित नहीं है। सागौन भारतीय प्रायद्वीपीय का पश्चिमी भाग। ठीक है। सुंदरी सुंदरबन डेल्टा, आराम से आप, मैंग्रोव को ही सुंदरी कहा जाता है यार। ठीक है, मैंग्रोव का नाम सुंदरी है। सुंदरबन डेल्टा, कोई डाउट नहीं। साल प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। साल के बारे में पढ़ा होगा, बढ़िया से मध्य प्रदेश में खूब पाया जाता है। लेकिन देवदार के बारे में अगर ध्यान आ रहा होगा, अच्छे से लंबी लंबी जो है ये खूब वृक्ष होते हैं, काफ़ी जो है 2-2 हज़ार मीटर ऊंचा तक जाता है। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर नहीं, ये आपने पढ़ा होगा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय। तो अगर थोड़ा सा दिमाग दाएं बाएं आगे पीछे चलाओगे ना, तो ऐसे प्रश्न बिना किसी घबराहट के आराम से हो जाएंगे। देवदार वृक्ष बड़ी लंबी लंबी होती है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। इसकी ऊंचाई 1500 से लेकर के 2500 3000 तक मिलती है। मीटर की बात कर रहे हैं, 3000 मीटर तक मिलती है और हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है। सुंदरी को ही आज के बाद जान लेना, सुंदरी को ही सागौन कहा जाता है। सागौन कह रहे हैं, मैंग्रोव भी कहा जाता है। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल के लिए, बोल ही दे रहा है, चाय और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नार्वेस्टर्स, भले ही इंग्लिश जैसा नाम लग रहा है, न्यूजीलैंड साइड में भी होता है, लेकिन भारत में है। इसे काल वैसाखी भी कहा जाता है भारत में, काल वैसाखी। ठीक है, इसे काल वैसाखी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान है और ये चाय और चावल के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। और यही नहीं, इस बारिश को, इस तूफान को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा टी सावर भी बोला जाता है, टी सावर। ठीक है, टी सावर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 में है पर्वतीय दर्रा और राज्य। नाथुला सिक्किम, कोई दो राय नहीं। सिफलीला हिमाचल प्रदेश, बहुत ही आसान। सिनला उत्तराखंड है। जोजिला कहाँ से अरुणाचल प्रदेश चला गया जी? हैं? जोजिला अरुणाचल प्रदेश कैसे चला गया? जोजिला तो बहुत बार पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर, J&K। तो ये तो आसान क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84। सबसे लंबा वाला कोई ऑप्शन दिख रहा हो तो उसी को करके चले आओ
और पढ़े हो तो पढ़ के करके आ रहे हो भैया, तब तो सोने पे सुहागा है। तो ध्यान रखिएगा, हेलिकोवर्पा आर्गीमेरा ये लाभकारी कीट नहीं है। क्या है फिर? विनाशकारी है। लाभकारी का अपोजिट वर्ड होता है विनाशकारी, विनाशकारी। तो ये लाभकारी नहीं है, विनाशकारी है। यह टमाटर, चना, इन सब फसलों को बर्बाद कर देता है। वहीं एपिस मेलिफेरा, बॉम्बिक्स मोरी, लेस्पर लैक्का, ये सब क्या है? ये सब लाभकारी कीट हैं। ठीक है। बॉम्बिक्स मेमोरी तो ये रेशम के उत्पादन में बड़ा ही लाभकारी कीट है, बॉम्बिक्स मोरी। और ये परागकरण के मामले में बड़ी ही फायदेमंद जो है कीट है। 16वां वित्त आयोग करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, दिखाया भी था मैंने इसका प्रूफ आपको। ठीक है। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को नहीं हुआ था। तो बात आती है कब हुआ था भैया? तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो, पता चल जाएगा कि 31 दिसंबर 2024 नहीं बल्कि 23 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है अरविंद बनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है इटावा परियोजना। इटावा परियोजना इतनी बार प्रश्न आया है कि अल्बर्ट मेयर को चयन करके निकल लेना था, ज़्यादा दिमाग ही नहीं चलाना था। सहकारिता आंदोलन में दिया है महात्मा गांधी ने समर्थन दिया, ऐसा कुछ है। तो महात्मा गांधी ने समर्थन तो दिया था, लेकिन आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1904 में हुई थी। 1904 में हुई थी ब्रिटिश काल में। समर्थन भले था लेकिन इसका नेतृत्व एक प्रकार से नहीं किया था। अधिक उपजाऊ अन्न की बात करें तो यह 1943 में चला था। 1943 में यह आंदोलन 1943 के आसपास शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। नेहरू इसके हिस्सा नहीं थे। सेवाग्राम परियोजना की बात करें, आश्रम की बात करें, तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1936 में। ठीक है। सेवाग्राम परियोजना या आश्रम वही एक बात है, ये महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी 1936। विनोबा भावे सहयोगी थे, सक्रिय थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे मुख्य आदमी की बात हो रही थी महात्मा गांधी। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम, एकदम थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर, घटना चक्र इकोनॉमिक्स वाले किताब में ये प्रश्न दिया हुआ है, बल्कि मैं प्रूफ में दिखाना भूल गया इसको। ठीक है। तो 1914 इसका आंसर होगा, इसमें कोई दो राय फिलहाल नहीं है। 1914। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा रसायन इरेथ्रियम या इथ्रेल, एक ही है, 60 नेम हो गया है। ठीक है। विकल्प बी एथ्रेल इसका उत्तर है। एथिनील कहे तो भी समझ जाना, एथिनील और ये दोनों नाम एक ही है। एथिनील को ही शार्ट में इथ्रेल कहा जाता है। ठीक है। और ये 1914 क्वेश्चन हो गया, 87 नंबर का आंसर। तो 1914 विनाशकारी कीट वाला। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। और ये आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, लाला लाजपत राय ने किया था। जोसेफ बतिस्ता, एनएम जोशी, दीवान चमन लाल जैसे अन्य कार्यकर्ता भी इस मुहिम से जुड़े हुए थे। ठीक है। एम्पायर थिएटर में
1920 31 अक्टूबर 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया था। किसमें? एम्पायर थिएटर में। कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, एम्पायर थिएटर में पहली बार हुआ था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? नागपुर, सतारा, झांसी, उदयपुर, ये सब तो बार बार आप पढ़े होंगे, हैदराबाद वगैरह, लेकिन कर्नाटक का नाम उसमें शामिल नहीं था। बेहद ही आसान प्रश्न है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति व्यवस्था चालू की गई थी, जिसके तहत 1848 में सतारा, जैतपुर, सतारा का सुना होगा, जैतपुर सुना होगा, संभल सुना होगा, संभलपुर, जैतपुर, संभलपुर, बघाट 1950, ठीक है, उदयपुर 1952, झांसी 1953 में किया गया था, ठीक है, नागपुर 1854 में किया गया था। अरे 18 रहेगा, 19 नहीं है, 1854 में किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर कर्नाटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड डफरिन। क्या इस पर चर्चा करना है? मजाक की बात करते हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में आया, की स्थापना, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। अगर मदन मोहन मालवीय ने आपने कर दिया तो 100% आपने गलत कर दिया। बनारस क्षेत्र के कमाछा इलाके में 7 जुलाई 1898 को एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से स्थापना किया था। उसके बाद में मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, मदन मोहन मालवीय के बाद तो 1916 में आया, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, उसी की नींव पे। किसके नींव पे? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की ही नींव पर मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, फिर से वही बात, बच्चों वाला प्रश्न, ठीक है, बंबई में हुआ था पहला अधिवेशन 28 से 30 सितंबर 1885 में। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज विद्यालय का नाम सुना होगा, इसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। पहले पुणे में होना था, हैजा वैजा फैल गया, कैंसिल हो गया। निम्नलिखित में मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क, लिटिल ब्रेन कहा जाता है? सेरेबेलम। कोई डाउट है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है, सेरेबेलम इसका आंसर होगा। रक्त एक प्रकार का है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। और सेरेबेलम पिछले भाग में दिमाग के पीछे होता है, इसीलिए कहते हैं इसे मारो मत, आदमी कभी कभी खत्म हो जाता है मारने से, हाँ। और बड़ा मस्तिष्क, ये तो लघु हो गया, लिटिल ब्रेन हो गया। बड़ा मस्तिष्क पूछ दिया तब का उत्तर करोगे? बड़ा मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बड़ा मस्तिष्क भैया किसे कहा जाता है? उसका नाम क्या है? इसी से मिलता जुलता है, क्या है? सेरिब्रलम, याद रख लेना। छोटा मस्तिष्क पूछ दिया, कहो बाद में बड़ा मस्तिष्क पूछ दे। छोटा मस्तिष्क सेरेबेलम, बड़ा मस्तिष्क सेरिब्रलम, ठीक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। ऊतक मतलब टिश्यू, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है यह। उभयचर ऑक्सीजन तथा अनाक्सीकृत रक्त के मिलन को कह सकते हैं। उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनाक्सीकृत रक्त के मिलन को सह सकते हैं। दूसरा कारण है, उभयचर दो कक्षी हृदय वाले प्राणी हैं। इसमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो
आप देख रहे होंगे सी, अभिकथन एक, मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। तो भैया गलत है तो कुछ कारण होना चाहिए ना, क्यों गलत है, सवाल उठता है। तो बात आती है क्यों गलत है। उभयचर इसलिए गलत है क्योंकि दो कक्षी वाले नहीं होते हैं, ये होते हैं उभयचर तीन कक्षी वाले, ठीक है, थ्री, इसीलिए गलत है। मछलियों में होता है दो कोसी हृदय, उभयचर में नहीं होता है। जैसे मेढक, उभयचर मतलब जो जल जल थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो मेढक वगैरह में तो तीन कच्छी होता है, और जो जलीय प्राणी जैसे मछली है उसमें दो कोसी हृदय होता है। नाक नी सिंड्रोम बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। फ्लोरोराइट्स होगा इसका आंसर, कोई दो राय नहीं है। नाक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण से होता है, फ्लोरोराइट्स के प्रदूषण से होता है। इसमें ए अस्त है, अस्थि जो है आपका जो हड्डी होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। तो ये बीमारी होती है, पानी में अधिक फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण हो जाता है, ठीक है। इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत जगह पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उससे। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, भाई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका 98 का सी ऑप्शन सही है। बी और सी को छोड़ करके बाकी सब किस में घुलनशील होती हैं, वसा में, और बी सी किस में होता है, जल में होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्नों में कोई डाउट होता है क्या। फसल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप पूरा नहीं जान रहे हो तो अगर दो ऑप्शन भी पकड़ लिए तो आराम से कर सकते हो। जैसे उकठा रोग, उकठा रोग दाल वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। लाल सड़न, रेड रॉट, ये भी प्रश्न अगर आपने पढ़ा होता तो कर देते 3, ठीक है। गिरुई कई बार है, गिरुई सबसे आसान अगर ऑप्शन था तो 2 पकड़ लेते। तो धान बचा तो धान का ब्राउन लीफ स्पॉट 20 से मिला लो, मान लो धान का नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, कौन सा आ रहा था, गेहूं का। बी का देखो 2 किस्में है, ये लो भाई, एक ही ऑप्शन से आंसर ही सॉल्व हो गया, ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर किया, समय बचाया, निकल लिए। गिरुई अगर पता था, नहीं गिरुई पता था गन्ना के देखते। लाल सड़न सी का 3, लो भाई इसमें भी कहीं 3 नहीं है, सी में एक ही ऑप्शन में है, यहाँ से भी मिला लेते आराम से। या फिर आपको धान का पता चल जाता है ब्राउन लीफ, तब भी एक ही ऑप्शन में ए में है 4। ए वाले से तो एक वाले से तो अरहर से तो फंस जाते हैं, लेकिन इससे हल हो जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत किस फल के में प्रथम स्थान पे है। अब यहाँ पे विवाद आ गया, एक क्वेश्चन हो गया भैया विवादित। केला तो है ही, कोई दो राय फिलहाल नहीं है, ठीक है, केला है, घबराइएगा मत। लेकिन केला के साथ साथ कोई और भी फल है, आयोग ने केला माना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है डाउट, इसमें आम को भी माना जा रहा है। अब आयोग ने भाई केला माना है, अगर सेम प्रश्न आए तो आप केला ही लगा के आइएगा, पता नहीं उन्होंने सही कहा कि किया है कि नहीं किया है, लेकिन एक विवादित क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित नकदी फसल, अब भैया पता नहीं क्या सूझा आयोग को कि इन्होंने आलू को नकदी फसल मान लिया और अपने ही प्रश्न का उल्लंघन कर दिया, जबकि यही बोले हैं, अन्य बार पूछे हैं तो उसमें आलू को इन्होंने नकदी फसल नहीं माना है और मना ही है। लेकिन इसमें नकदी फसल कौन कौन सा है, गन्ना है, कोई दो राय नहीं, कपास है, सरसों है। इस प्रकार से 3 4 5 3 4 5 विकल्प डी आंसर होना चाहिए। इसका तो होगा नहीं, खुद आयोग नहीं माना है, तो ये विवादित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 3 4 5 सही है। आलू और धान ये दोनों ही नकदी फसल में नहीं आते,
किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसने? मैंने कहा नहीं आ रहा है, सबसे लंबा ऑप्शन सबसे अच्छा होता है, सबसे लंबा सबसे यूनिक करके धीरे से निकल चलो चुपचाप पतली गली से, ठीक है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ही, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो किसान से रिलेटेड है, तो यही डिपार्टमेंट होगा। 21 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था। उस समय शरद पवार मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उन्हीं के समय चालू किया गया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं? नाइट्रोजन की कमी के कारण होते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और वृद्धि दर उनकी कम हो जाती है, बीमार हो जाते हैं तो वृद्धि तो कम ही हो जाएगी, ठीक है, कोई दो राय नहीं है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम कमी से कोशिका भित्ति और जड़ प्रभावित होता है, जड़ का सिरा, ठीक है। फास्फोरस से कमी से क्या होता है? जड़ में विकास नहीं होता है, बौनापन आ जाता है, ये सब चीज़ें होती है। बोरान एक सूक्ष्म तत्व है जो बहुत ही आवश्यक है पौधों के विकास के लिए। हाँ, लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान एक सुमेलित नहीं है। यक्षगान तो बहुत बार आया, कर्नाटक है जी, तो आसान प्रश्न है। काइकोटी कल केरल का है, हिमाचली कुल्लू घाटी है, कोली महाराष्ट्र है, यक्षगान कर्नाटक का है। एकदम डाउट होना ही नहीं चाहिए इसमें, ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब आसान प्रश्न है। यक्षगान कर्नाटक का है। नटराज की मूर्ति भी ध्यान रख लोगे तो कर्नाटक ही पहुंच जाओगे। विनय पिटक, अब इसमें क्या है? विनय पिटक में क्या है? बौद्ध मठ में शामिल हुए नियम कानून, विनय पिटक नियम कानून, सुक्त पिटक शिक्षा, यहाँ पे स है दंत स, यहाँ पे तालव्य स है, उसी से कुछ कोड बना लो, दोनों में स, एक में स है दंत स, एक में तालव्य स, तो जहाँ स मिल जाए तो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। 3, 2 अधिदम्भ पिटक में क्या है? दार्शनिक मामले हैं, ठीक है। एक कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार, अनगिनत बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों पे डिस्कशन नहीं किया करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, कौन सी रबी मतलब जो ठंडक के समय बोया जाता है? चना, मसूर, मटर, ये सब तो देखे होंगे। सेम की फली भी गांव में चोखा वोखा भी इससे बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, ये भी ठंडी के मौसम में होता है। लेकिन मूंग फसल एक ऐसा फसल है जो खरीफ फसल हो, ठीक है, जो जून जुलाई के समय में बो जाते हैं, ठीक है। आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूंग को हरा चना या ग्रीन ग्राम भी कहा जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। निवेश मित्र योजना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भले ही ईयर और सन नहीं दिया है लेकिन करंट का है, उत्तर प्रदेश का है, और इसका प्रूफ भी हमने दिया था करंट अफेयर्स में, किताबों में था, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? आईन अकबरी। आईन अकबरी है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। तीसरे भाग को आईन अकबरी कहा जाता है। दिसंबर 2024 के अंत तक भारत की विदेशी मुद्रा की बात किया जा रहा है, 640.3 बिलियन डॉलर, बजट में भी था। इस पे क्या डिस्कशन करना है? ये तो ऐसा डाटा है
जिसको आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। ना इसमें कोई ट्रिक होता है ना कोई कुछ होता है, ठीक है, आपको ध्यान रख करके ही करना होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। अब बात आ गई स्तूप की, तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप है, ठीक है, केसरिया स्तूप। अब ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, केसरिया स्तूप है कहाँ? यह बिहार में है, ध्यान रखना, यह बिहार में है और पूर्वी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण जिले में है, ठीक। 104 फीट ऊंचा है, यानी 32 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है केसरिया। बहुत नाम कम सुने होंगे। किसने निर्माण करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। यह स्थल भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने उत्तराधिकारी चुना था। किसको चुना था? गुरु अंगद को चुना था, ठीक है। गुरु अंगद का एक नाम और है, पता है कि नहीं? इन्हीं को लहना कहा जाता था, ठीक है। सिख गुरु के, सिखों के दूसरे गुरु बने, ठीक है। और इन्हीं को, गुरु अंगद को ही माना जाता है सिख समाज को संगठित करने वाला, ठीक है। सिख समाज को इन्होंने ही संगठित किया। इसके साथ ही गुरुमुख लिपि को मानकीकृत इन्होंने ही किया था, गुरु अंगद को। इन्हीं को लहना कहा जाता था, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। सबसे बड़ा राज्य सकल घरेलू वाला राज्य है। 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ बजट है इसका। अगला है निम्नलिखित में भारत रत्न कई बार दिया गया है, बार बार पूछा है, इसका हमने प्रूफ भी दिखाया है, ठीक है। तीन लोग हैं, तीन लोग हैं जो एक साथ भारत रत्न पाए थे। सी राजगोपालचारी का आप नाम जानते ही हैं, राधा कृष्णन भी थे, ठीक है, और राधा कृष्णन के साथ रमन भी थे। सी राजगोपालचारी, राधा कृष्णन जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद वैज्ञानिक सी.वी. रमन, इन तीनों लोगों को एक साथ 1954 में दिया गया था भारत रत्न, 2 जनवरी 1954। ध्यान रखिएगा, तीनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसका चयन करेंगे, तीनों रहेगा तीनों का चयन करें। निम्नलिखित में एक वैधानिक संस्था है, ठीक है, तो इसमें एक ही दे रहा है वित्त आयोग। वैधानिक संस्था, ये विवादित एक क्वेश्चन है, ठीक है। वैधानिक मतलब विधिक, जो किसी कानून को लाकर बनाया गया हो। वित्त आयोग नहीं, वित्त आयोग वैधानिक नहीं, संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो एक गलत उत्तर दिया था लोक सेवा आयोग ने, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें इसका उत्तर श्रम आयोग होगा, ठीक है। वित्त आयोग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वित्त आयोग का अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 में चर्चा मिलती है। तो पूरी तरह से संवैधानिक संस्था है, न कि वैधानिक संस्था। श्रम आयोग एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। नीति आयोग, योजना आयोग या नीति आयोग, योजना आयोग ही पहले था, अब नीति आयोग नाम रख दिया गया। यह कार्यपालिका के एक संकल्प प्रस्ताव से पारित किया गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बात आती है केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग करता है करों का वितरण। 280 में इसका, आर्टिकल 280 में इसकी चर्चा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक, केसी व्हीलर, रिपीटेड प्रश्न है, केसी व्हीलर ने कहा है ऐसा, ठीक है।
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा कौन नहीं होता है? दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के सभी मुख्यमंत्री होते हैं, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेकिन राज्यों के राज्यपाल नहीं होते। डी, इसका भी प्रूफ दिया था, घटना चक्र में है भी डिटेल में इसके बारे में चर्चा। ठीक है, कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। इसमें तो हमें नहीं लगता है कि कोई कठिन प्रश्न है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पता ही है। 26 जनवरी 1930 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने व असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए यहीं से शुरुआत किया गया था। उसी याद में 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है, 1939 में मतभेद हो गया था, इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, आपको पता होगा। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये प्रश्न एक कठिन प्रश्न की श्रेणी में डाल सकते हैं, जाट विद्रोह वगैरह वाला। ठीक है, ये सब बहुत पुराना है, तो इसका सही सुमेल है 3। ठीक है, जाट विद्रोह का डेट है 1969, ध्यान रखिएगा। बुंदेला है 1954। ठीक है, सतनामी विद्रोह 72, 1672, सिख विद्रोह 1675। बी ऑप्शन। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुआ था। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अश्विनी कुमार दत्त, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि ने विदेशी वस्त्र बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्र स्वीकार का आह्वान भी किया था। इसी के उपलक्ष्य में राखी बंधन भी चलाया गया। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ये आंदोलन के लिए बैठक किया गया था, वहीं से शुरू किया गया था। निम्नलिखित में किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? जर्मनी, फिलीपींस, इटली, मिला जुला के कुल लगभग 10 देश हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद को मान्यता दी थी, लेकिन इंडोनेशिया ने नहीं दिया था। ठीक है, ठीक है, इसमें समर्थन देने वालों में ध्यान रखिएगा क्रोएशिया भी है। क्रोएशिया, इसका प्रूफ भी दिया था मैंने। क्रोएशिया भी है, जर्मनी तो नाम है ही, थाईलैंड भी है, चीन था, जापान, ये सब मिला के 10 देश थे, लेकिन इंडोनेशिया नहीं था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? अस्थाई बंदोबस्त, ये सब जो है कहाँ कहाँ लागू हुए थे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू हुआ था। बंगाल में तो था ही, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। महालवाड़ी उत्तर पश्चिमी प्रांत में था ही, पंजाब में भी था। ठीक है, रैयतवाड़ी मद्रास था ही, लेकिन तालुकादारी प्रणाली मुंबई में नहीं था। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अब ये है शासकों का नाम है और उनका जो है क्या है, उपाधियाँ। इसे हमें मिलाना है।
जो कि बेहद आसान है, कुषाण देवपुत्र। अगर एक भी अगर याद होता तो आपका ऑप्शन ए यहीं पर केवल एक है और कहीं है ही नहीं। ठीक है, आपका उत्तर आराम से सही हो जाता है। पुलकेशियन द्वितीय की बात करें दक्षिणापथेश्वर, हर्षवर्धन की बात करें शकलोत्तर पथनाथ, समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि थी ही। अगर एक दो याद रहता तो ये प्रश्न आराम से हो जाता। शकलोत्तर पथनाथ का मतलब है पूरा उत्तर पथ का स्वामी। निम्नलिखित किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्त में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सकता था? इसका उत्तर भोज है। ठीक है, राजा भोज, उदयपुर प्रशस्त में उनके बारे में कहा गया था। विद्या संरक्षण के बहुत पोषक थे राजा भोज, और इन्हें धर्म कला दर्शन आदि का अद्वितीय संरक्षक भी बताया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे? इसमें बहुत से लोगों ने पहली नज़र में अशोक लगा के गया था, क्योंकि कुछ मिलते जुलते स्टेटमेंट अशोक के भी ऐसे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हर्षवर्धन का स्टेटमेंट है। ठीक है, हर्षवर्धन का स्टेटमेंट है, ये उनके लिए है। निम्नलिखित में किस राज्य ने 2001-11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम 10 की वृद्धि की थी? देखो, शहरी जनसंख्या न्यूनतम कहाँ की है ये पूछेगा तो इसका उत्तर सिक्किम है, न्यूनतम है। लेकिन 11 के दशक में यहाँ पे शहरी जनसंख्या की अधिकतम 10 की वृद्धि भी दर्ज की गई है। ठीक है, कहाँ पर? सिक्किम में। और एक बता दूं, 156 मतलब कि 156% की वृद्धि हुई है शहरी दशक में। इनके शहरी जनसंख्या की 10 की वृद्धि सिक्किम में 156% हुई। लगभग 59,000 के आसपास इसका जो है था शहरी जनसंख्या, और अचानक से बढ़कर के 1,53,000 के आसपास हो गया। सोच लीजिए, सीधा 150 से अधिक जो है प्रतिशत की वृद्धि हो गई। निम्नलिखित में कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? ठीक है, अगर आप धाराओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बेंगुला धारा दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर की धारा है, दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर की धारा है। और एक ठंडी धारा भी है, एक ठंडी धारा भी बेंगुला धारा है। ठीक है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही होता है, एक आरोही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 मतलब मेघालय इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मेघालय की जनजाति प्रतिशत संख्या 86.15% है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 13.48% है, और महाराष्ट्र की बात करें तो 9.35% है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 21.09% है। तो अब क्रम आराम से लगा सकते हैं कि मेघालय इसमें सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा है। मेघालय के बाद आ गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ गया राजस्थान, और लास्ट में आ गया बम्बई। ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। और वही में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फिर कम, इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आरोही क्रम है। ठीक है, इसलिए पीछे से हल किया करो, आरोही पूछे तो पीछे से हल किया करो, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह का जाओगे तो आसान रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपली ला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? सतलुज या सतलज नदी है। ठीक है, राक्षस ताल मानसरोवर के समीप से निकलती है। ठीक है, सिपकीला दर्रा यानी सिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है,
तो सतलुज के अलावा और कोई है ही नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन सा राज्य सबसे अधिक नगरीकृत है या शहरीकृत है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे गांव से भी ज़्यादा प्रतिशत जो है शहरों में होता है। कह सकते हो कि ओवरऑल 100% में कितने प्रतिशत शहरों में जनसंख्या रहती है, उसी को शहरीकृत या नगरीकृत कहा जाता है। तो वह है राज्य गोवा। ठीक है, वह है गोवा, इसमें कोई डाउट नहीं है, गोवा है। गोवा लगभग 62% जनसंख्या वहाँ पे नगरों में रहती है। गोवा के बाद बात करें तो तमिलनाडु आता है, यहाँ का 48% जनसंख्या लगभग नगरों में रहती है। उसके बाद केरल की बात करें 47% है। महाराष्ट्र की बात करें तो वो है, फिर गुजरात है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोवा। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर पहाड़ी राजस्थान, बहुत भारी वर्षा हुई, इस तरह का कुछ सुना होगा अगर चर्चा में, तो ये जान लीजिए पुष्कर पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में है और अजमेर ज़िले में है। अजमेर ज़िले में पुष्कर पहाड़ी है। ठीक है, यहीं पर जो है ब्रह्मा का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 14वीं शताब्दी के आसपास से मंदिर बनाया गया था। शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किसने संबंधित है? सबसे लंबा विकल्प सबसे अच्छा, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों से अधिक तापमान, उष्मा की बात कर रहा है, तो विकल्प सी पर्यावरण पारिस्थितिकी का प्रश्न है। इन्वायरमेंट वाला जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो यह है नई दिल्ली में। इसका प्रूफ भी मैं दे चुका हूँ। ठीक है, नई दिल्ली में पूसा परिसर में है, पूसा परिसर में स्थित है और 1991 से कार्यरत है यह संस्था। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो वह वेबसाइट है कोषवाड़ी। कौन सी है? कोषवाड़ी। ठीक है, कोषवाड़ी, विकल्प बी। 2014-15 में शुरू किया गया था, 2014-15 में। अगला है भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, इसमें कोई सरदर्द लेना ही नहीं है कि वो राज्य कौन सा है। भाई केरल है, कोई डाउट है क्या? केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, कितना है? 1084 है। और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में जाओगे तो कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा, सबसे अधिक है। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन है, कल्चर। ठीक है, जैव उर्वरक बहुत ही आसान और रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है। द पॉपुलेशन बम प्रूफ दिया है इकोनॉमिक्स, जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे घटना चक्र वाला, वहीं पे दिया हुआ है। पाल आर एहरलिच, थोड़ा सा नाम डिफरेंस है इसमें ऑप्शन में, लेकिन ओवरऑल पाल आर इरलिच नाम है, इरलिच, लेकिन यहाँ पे दे दिया है और शायद पति पत्नी दोनों ने लिखा है पाल आर इरलिच, और उनकी पत्नी का भी नाम मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? इसका आंसर है 29 दिसंबर 1998। ठीक है, तो आज का यही प्रश्न है। 140 क्वेश्चन जीएस के नज़रिए से हो गया है और यह 29 दिसंबर 1998 को खनिज नीति घोषित की गई थी उत्तर प्रदेश का। तो इस प्रकार से 140 प्रश्न है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसीलिए अभी समय का जो कीमत है ना, परीक्षा रह गया है 10 दिन, इसीलिए मैं केवल आंसर सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। डिस्कशन का बहुत टाइम नहीं था, लेकिन आप लोग कई बार किए थे। चूँकि ये पेपर आर का है, यहाँ से काफ़ी लाभ मिल सकता है आपको, इसलिए हमने इसको अच्छे से करा दिया है। आप लोग इसको पढ़िए और निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब बारी है, कुछ लोग एई मेंस की बात कर रहे हैं जो अभी 27, 28 या 29 सितंबर को हुआ है 2025 को, उसकी बात कर रहे हैं, उसको सॉल्व कराने का। तो मैं कोशिश करूँगा कल उसका भी करा देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।